15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन बिहार के पिछड़ी जाति के लाखों लोगों के लिए यह आजादी एक धोखा थी। उन्हें अब भी नान जाति या सोलकंड कहा जाता था। ऊंची जाति के घर में चारपाई पर बैठने की इजाजत नहीं। और अपने घर में भी एक डर सताता रहता था, कहीं कोई ऊंची जाति का गुजर न जाए, वरना खड़े होना पड़ेगा। लेकिन आजादी के महज 26 दिन बाद 10 सितंबर 1947 को एक शख्स ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पिछड़ी जातियों का एक संगठन बनाया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश के ऊंची जातियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए। उस शख्स का नाम था त्यागमूर्ति रामलखन चंदापुरी, जिन्हें हम आरएल चंदापुरी के नाम से जानते हैं। इतिहास लिखने वालों ने इस आदमी को जानबूझकर क्यों दफना दिया? कौन नहीं चाहता था कि यह कहानी सामने आए? आइए जांचते हैं। त्यागमूर्ति रामलखन चंदापुरी का जन्म 20 नवंबर 1923 को पटना जिले के ननिहाल गांव बसुहा में हुआ। पालन पोषण पैतृक गांव चंदापुर में हुआ। ये वही मगध की भूमि है जहां बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। जन्म एक कुर्मी किसान परिवार में, पिता महावीर सिंह खलीफा के नाम से मशहूर, माता हीरामणि कुंवर एक दृढ़ निश्चयी स्वाभिमानी महिला। और एक रोचक तथ्य, चंदापुरी जी के पूर्वज बालाजी राव छत्रपति शिवाजी महाराज के उन सेनानियों में थे जो आगरा के किले से भागकर मगध में बस गए थे। बालाजी राव की छठी पीढ़ी में जन्मे थे त्यागमूर्ति चंदापुरी, यानी शिवाजी के सैनिकों का खून उनकी रगों में था। 1929 में मसौड़ी हाई स्कूल में अव्वल छात्र थे, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, चंदापुरी जी ने सबसे पहले पटना सचिवालय की चहारदीवारी लांघी और वहां झंडा फहराया। पुलिस की गोलियों से 7 छात्र शहीद हुए। 1946 नोआखली बंगाल में भीषण दंगे, आग बिहार तक फैल गई। चंदापुरी जी ने एमए की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ी और दंगाई आग बुझाने में जुट गए, अपने इलाके को जलने से बचाया। 1947 में जब महात्मा गांधी शांति मिशन पर मसौड़ी आए तो उन्होंने चंदापुरी जी की बहादुरी की खुलकर प्रशंसा की। 10 सितंबर 1947 पटना में चंदापुरी जी की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय पिछड़ी जाति संघ की स्थापना हुई। ये संगठन बाद में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ बना। लेकिन एक घटना ने चंदापुरी जी का जीवन बदल दिया। छपरा जिले के जीरादेई गांव, ये वही गांव है जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर है। यहां चुल्ही साहू नामक एक तेली समुदाय के स्वाभिमानी किसान ने दलितों और पिछड़ों को एक साथ भोज कराया। ऊंची जातियों ने इसे अपमान समझा। अगले दिन सवर्ण युवकों ने चुल्ही साहू को पकड़ा और उसके दोनों कान काट डाले। जवाब में पिछड़ों ने भी उसके पिता के कान काट पिए। लेकिन पुलिस ने चुल्ही साहू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 4 साल बाद जेल से छूटे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने चंदापुरी जी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अमेरिका न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय जाने का अपना सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम रद्द कर दिया और ठान लिया, अब पूरी जिंदगी पिछड़ों के संघर्ष में झोंक दूंगा।
कम ही लोग जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग शब्द को सबसे पहले हिंदी में परिभाषित किया था आर.एल. चंदापुरी ने, और यही परिभाषा संविधान में शामिल हुई। 18 मार्च 1948 चंदापुरी जी डॉक्टर अंबेडकर से मिले। उन्होंने 2 मांगे रखीं, नौकरियों में आरक्षण और छात्रों को छात्रवृत्ति। उनके ही कहने पर संविधान में अनुच्छेद 340 जोड़ा गया, जो पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच का अधिकार देता है। 1949 में चंदापुरी जी डॉक्टर पंजाब राव देशमुख को लेकर मौलाना आजाद से मिले। ज्ञापन दिया, पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति चाहिए। डॉक्टर आजाद ने उसी वर्ष 9 लाख रुपए सरकारी मद स्वीकृत कर दिए, और ये भी कि पहली बार 1949 में पिछड़े वर्गों की सूची बनी, जो बाद में काका कालेलकर आयोग का आधार बनी। 20 जून 1952 चंदापुरी जी ने बैजनाथ सिंह से विधानसभा में पिछड़ों के लिए आरक्षण का एक निजी विधेयक रखवाया। 2 जुलाई 1952 को वो विधेयक आया। 52 सदस्यों ने समर्थन किया, लेकिन 180 सदस्यों ने विरोध किया। विधेयक अस्वीकृत हो गया। 1955 पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी सिफारिशें सौंप दी। 24 अक्टूबर 1955 को चंदापुरी जी पंडित नेहरू से मिले। 50 मिनट की बातचीत में नेहरू ने आश्वासन दिया, सिफारिशें जल्द लागू होंगी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तभी से नेहरू और चंदापुरी के बीच तीव्र वैमनस्य पैदा हुआ। 1957 के लोकसभा चुनाव में चंदापुरी जी ने पटना बार संसदीय क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। सामने थी कांग्रेस की तारकेश्वरी सिन्हा, जिनका रिश्ता बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह से था। कांग्रेस ने चंदापुरी जी के मत को विभाजित करने के लिए 6 अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में खड़ा करवा दिया। पंडित नेहरू श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा के लिए वोट मांगते हुए कहते थे कि चंदापुरी जात पात करते हैं जो देश के लिए घातक है, इसलिए सबको मिलकर चंदापुरी को हराना जरूरी है। चंदापुरी जी चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने पिछड़ों में राजनीतिक चेतना जगा दी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चंदापुरी जी का रिश्ता गुरु शिष्य जैसा था। लोहिया जी उन्हें गुरुजी कहते थे। 1957 में सिमुलकला शिविर में लोहिया उन्हें देखते ही झपटकर गले लिपट गए। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये प्रसिद्ध नारा डॉक्टर लोहिया ने चंदापुरी जी की मुहिम से प्रेरित होकर दिया था। अप्रैल 1959 वाराणसी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में जाति प्रथा नाश नीति पर बहस हुई। सवर्ण समाजवादी नेता मधुलिमाय ने कहा, पिछड़ी जातियां न त्याग करती हैं न जोखिम उठाती हैं, उनके लिए 60% आरक्षण कैसा। पूरा सम्मेलन चुप था। तब चंदापुरी जी खड़े हुए। देश का इतिहास बताता है कि पिछड़ी जातियों ने सबसे ज्यादा त्याग किया है। आजादी की लड़ाई में 70% जेल जाने वाले पिछड़े थे। सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रहों में 80% से अधिक पिछड़े जेल गए, फिर त्याग की बात कैसी। मधुलिमाय का सिर झुक गया और वो फिर कभी चंदापुरी जी के सामने नहीं उठ सका। 1967 तक बिहार में सिर्फ ऊंची जातियों के मुख्यमंत्री बने थे। चंदापुरी जी ने चुनौती स्वीकार की। 12 अगस्त 1967 को बीपी मंडल को बिहार पिछड़ा वर्ग संघ का अध्यक्ष बनाया और कहा, यही व्यक्ति बिहार का भावी मुख्यमंत्री होगा। और बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने। कहते हैं कि राज्यपाल से शपथ लेने से पहले बीपी मंडल ने चंदापुरी जी से कहा, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, पहले आपके सामने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं, फिर राज्यपाल के सामने। ये थी त्याग मूर्ति की ताकत। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। जेपी ने कहा, आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होना चाहिए। पिछड़े वर्गों में आक्रोश फूट पड़ा। 27 नवंबर 1977 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में चंदापुरी जी ने जोरदार शब्दों में कहा, जो लोग पिछड़ी जातियों को आरक्षण से वंचित कर देश की प्रगति रोकना चाहते हैं, उन्हें समुद्र के गहरे पानी में डुबो देना चाहिए। और कर्पूरी ठाकुर को चेतावनी दी, जेपी की ढाल मत बनो, वरना पिछड़े तुम्हें रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। 14 मार्च 1978 चंदापुरी जी ने लाखों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। पुलिस से मुठभेड़ में 300 से अधिक प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। देश के सभी राष्ट्रीय अखबारों ने इसे जलियांवाला बाग की पुनरावृत्ति बताया।
3 बार बंदूकधारियों ने चंदापुरी जी को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चारों ओर से घेर कर बचा लिया। ये खबर बिजली की तरह फैल गई। विधानसभा में हंगामा। विधायक भोला सिंह ने पुलिस बर्बरता के खिलाफ खुद को गिरफ्तार करवा लिया। उसी रात जेपी भयभीत हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर से कहा, आरक्षण की घोषणा करो। कर्पूरी ठाकुर ने चंदापुरी जी से कहा, आपके प्रदर्शन ने मेरी सरकार को आरक्षण घोषित करने में मदद की। जो हुआ उसके लिए क्षमा करें, आपके आदेश का हमेशा सम्मान रहेगा। और इस तरह 1977-78 में बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू हुआ। आज जो भी पिछड़ी जाति का बच्चा सरकारी नौकरी या कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी राह वहीं से बनी। 1947 के उस संघ से, 1978 के उस प्रदर्शन से, और एक ऐसे नेता से जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई इतिहासकार प्रोफेसर स्टीफन हेनिंघम लिखते हैं, जिस तरह कार्ल मार्क्स और साम्यवाद एक दूसरे के पर्याय हैं, उसी तरह त्याग मूर्ति R.L. चंदापुरी और पिछड़ा वर्ग आंदोलन एक दूसरे के पर्याय हैं। आज कई नेता कहते हैं, मेरे दादा ने अकेले सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस लड़ाई की नींव चंदापुरी जैसे त्याग मूर्तियों ने रखी थी, जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया। त्यागमूर्ति चंदापुरी ने 81 साल की उम्र में 2004 में अंतिम सांस ली। वे ना तो मुख्यमंत्री बने, ना सांसद, लेकिन उनके बिना ना तो बीपी मंडल मुख्यमंत्री बनते, न कर्पूरी ठाकुर आरक्षण लागू कर पाते। आज पटना में सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, लेकिन चंदापुरी जी की कोई प्रतिमा नहीं। उनके नाम पर ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई चौक। सवाल यह है, क्यों? किसने तय किया कि इस नायक को भुला दिया जाए? सच तो यह है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण का इतिहास 1990 से नहीं, बल्कि 1947 से शुरू होता है। और उस इतिहास का पहला अध्याय त्यागमूर्ति राम लखन चंदापुरी के नाम है। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हम उन लोगों को इतिहास में जगह देंगे जिन्होंने लाखों को जीने का हक दिलाया, या हम उसी चुप्पी को जारी रखेंगे जिसने उन्हें दफना दिया?